हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो क्लास 10th का 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन में देने वाला हूँ, यानी कि क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो पे आज हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ये टोटली आप लोग का MCQ टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से होगा, MCQ टाइप का होगा। ठीक है, और ये जो जारी किया था, मतलब ये जो एग्ज़ाम लिया था झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि जैक बोर्ड ने ये एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन, इसी प्रिपेयर का जो है सॉल्यूशन मैं आप लोग को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टर्म 1 के लिए ये क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हर एक कॉन्सेप्ट एंड हर एक चीज़ को। ठीक है, और फ्रेंड मैं कह दूं कि यहाँ पर जो निर्देशांक सामान्य निर्देश दिया गया है वो मैं साइंस के वीडियो में बता दिया हूँ, और यहाँ पर हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर आप लोग साइंस के वीडियो को नहीं देखे हैं ना, अगर आप लोग साइंस के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और देख लीजिए। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में आप लोग को समझाया है, और जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सोशल साइंस पेपर की क्वेश्चन और उसके आंसर एंड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी उत्तर बताऊंगा एकदम सबसे सटीक होगा, और आप लोगों का जो यहाँ पर जैसे कि टिक मारा हुआ है इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है जी, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन में है जुलाई 1830 में हुआ था, या फिर जुलाई 1815 में हुआ था, या फिर आप लोग का 3 नंबर ऑप्शन है जून 1821, या फिर जुलाई 1832। तो फ्रेंड दोस्तों, जो फ्रांस का प्रथम विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1830। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा है निकोलस, सी में आपका दिया है यूसेपी मेजनी, उसके बाद है मेटरनिक। तो दोस्तों किसका ऐसा विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक क्या है, इकाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूसेपी मेसनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का ये राइट जवाब होगा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में फिर से पढ़ दूं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो ये क्या था, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो दोस्तों 1848 में किस कारण से आप लोगों का जो है यूरोपीय देशों के किसान और जो मजदूर थे वो किन कारणों से जो है विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका जो राइट जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि गरीबी की वजह से और बेरोजगारी की वजह से और भूखमारी की वजह से। मतलब कि गरीब मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं, बेरोजगार यानी कि उसके पास रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं है, भूखमारी मतलब खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इसी कारण से जो है आप लोगों का विद्रोह कर रहा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके
अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो दोस्तों किसने जो है यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो पहला ऑप्शन है मेटरनिक, दूसरा आपका है यूसेपी मैसनी और सी नंबर में आपका दिया है बिस्मार्क या फिर काउर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूसेपी मैसनी। ये बनाया था यंग इटली, ठीक है। यंग इटली नामक एक क्या बनाया था? गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। और एक गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, बिल्कुल बात सही है। करों यानी कि जो है टैक्स पर वृद्धि की गई, ये भी बात सही है। उसके बाद सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें सभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में व्यय की रक्षा में भारी इजाफा होने के कारण खर्चा की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो ये तीनों ही किया गया, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। युद्ध के नाम पर कर्जे भी बढ़ा दिए गए, उसके बाद टैक्स भी वृद्धि किया गया और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास जो है किनका था? तो आप लोग ये जानते ही है अहिंसा के मार्ग पर कौन चलता था? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ठीक है। सभी धर्म को जो है भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास जो है किनका था? तो यह विश्वास था महात्मा गांधी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं और दोस्तों जालियांवाला बाग से क्वेश्चन ना पूछे ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लास 10th में मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि जालियांवाला बाग से आप लोगों का बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। उस चैप्टर में ये टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग जा सकते हैं उस चैप्टर पर और इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं इसकी भी मतलब एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी का मेला में शामिल हुआ था, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैसाखी का मेला, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? बैसाखी का मेला में जो है आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जालियांवाला बाग जो कि मैदान है ना, अमृतसर के गांव के लोग जो किस मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी के मेला में शिरकत के लिए जमा हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नमक। देखिए महात्मा गांधी दोस्तों जो थे वो वायसराय इरविन को लिखे खत दोस्तों जो पत्र थे उसमें महत्वपूर्ण मांग किया था कि वस्तु पर जो लगाए गए नमक की जो कानून है इसे खत्म किया जाए, इसके बारे में लिखा था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आराम से बन गया। चलिए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिंद स्वराज जो है एक पुस्तक है, इसका लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था इसका श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो इसका श्रेय जो दोस्तों जो जाता है ऑटोवन बिस्मार्क को जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और आप लोग कॉपी पे मैं यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग भी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है
कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1920 में हुआ था, 1919 में हुआ था, या फिर 1921 में हुआ था, या फिर 1922 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको साल याद रखना होगा, क्योंकि ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इतिहास में तो आप लोग का साल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, वो कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों चौरी चौरा कांड का जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र से मृदा को उखाड़ ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोग किस पे टिक लगा देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर इसे बताइएगा। बहुत ही आसान है। देखिए आप लोग मान लो कि यहाँ पर टिक लगा हुआ, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। आपको एक को चुनना होगा, कौन सही होगा आप लोग खुद से बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग, लेकिन इसे समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उखाड़ ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। ये आसान है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सी पे लगा देंगे, या फिर बी पे लगा देंगे, या फिर डी पे, या फिर ए पे। आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइए, और अगर आप लोग को नहीं पता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर भी आप लोगों को मैं वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो उनके नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक होता है जैव, दूसरा होता है अजैव। ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग बताइए तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। कमेंट बॉक्स पे डायरेक्ट इसका जवाब दे दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले 10th का स्टूडेंट कितना समझदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। देखिए याद करिए, आप लोग चैप्टर नंबर आप लोग देख सकते हैं, भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भूगोल का क्वेश्चन है, किस मृदा को मतलब किस मिट्टी को, मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। ठीक है, मृदा का दोस्तों जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मिट्टी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, काली मृदा को हम लोग बोलते हैं रेगड़ मृदा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है कि जून 1992 में क्या हुआ था, ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1992 में आपको बताना है कि ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये किस में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक है, आप लोग जल संसाधन जो चैप्टर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जल संसाधन जो आपका चैप्टर है उस पे जाइए, और आप लोग देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ दिया गया है। ठीक है, संसाधन में जाइए और देख लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में खनिज तथा कोयले के प्रचुर भंडार है, प्रचुर मात्रा में क्या है भंडार पाया जाता है। तो वो है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भूगोल का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत जो है भू क्षेत्र का मैदान के रूप में पाया जाता है। तो ये 43% ही पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि 43%। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या है कि देश का क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, तो ये पठारी क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, पठारी क्षेत्र को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो हुआ था इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो भी चीज दिया गया इससे भी आपका क्या होता है भूमि निम्नीकरण होता है, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कहा दिया है कि पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब में किस कारण से भूमि निम्नीकरण हुआ था, तो अधिक सिंचाई के कारण हुआ था। ठीक है,
आप लोग किताब में ये दोस्तों लाइन जो है मेंशन है आप लोग का एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, आप लोग यहाँ पर एनसी में लिख दूँ, एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इस बुक पे देखना है, एनसीईआरटी बुक पे ही आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नों में से किस प्रांत में सीढ़ीदार एवं सोपानी खेती की जाती है। तो ये उत्तरांचल में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1972 में लागू किया गया था। तो दोस्तों जो आप लोगों का वन्य जीव अधिनियम है वो कब हुआ था, 1972 में दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। ईस्वी में आपका लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो दोस्तों सूखा के कारण भी बढ़ रहा है, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण भी बढ़ रहा है, जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण भी इसकी कमी हो रहा है, इसकी मतलब इसका कारण है इसकी कमी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन है सिविक्स का, ठीक है। क्या है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा को बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। तो ये हुआ था फ्रेंच और डच के बीच में। ओके क्लियर है, आप लोगों को याद रखिएगा फ्रेंच और डच, ठीक है। और ये जब चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकार सिंघाली, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंघाली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ओके तो दोस्तों तो श्रीलंका के जो अधिकतर सिंघाली भाषी लोग थे वो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो राजनीतिक मतलब कि राजनीतिक शक्ति का दोस्तों जो स्रोत है वो क्या है, जनता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एकदम अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट को समझिए। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग जनता ही को ना मानेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता जो है क्यों है, कहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ये बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, तो ये भी बात तो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर हिंसा, मतलब कि अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का टकराव, ठीक है। तो किस प्रकार का टकराव, सामाजिक टकराव जो है आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, ठीक है, सामाजिक, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सामाजिक, लोकतंत्र तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए अधिकार किसे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यायालय को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने वाले विशेष अधिकारों किस प्रकार का सरकार प्राप्त होता है। तो उसे केंद्र सरकार ही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार
से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जब केंद्र और राज्य से हम लोग शक्तियां कर लेंगे, शक्तियां मतलब कि जादुई शक्तियां, ऐसा नहीं, उसका जितना पावर है, जो चीज कर सकता है, जब कुछ शक्तियां उसको दे मतलब लेकर स्थानीय सरकार को दे देते हैं तो उसे बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है नियोजित रोजगार, ये भी बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद स्वतंत्रता, ये भी सही है। बेहतर मजदूरी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, सबसे हाई है। ठीक है, गरीबी का प्रतिशत दोस्तों सबसे अधिक आप लोगों का यहाँ पर राज्य बताना है, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओडिशा तो बिल्कुल नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए छत्तीसगढ़। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड क्या है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रचंड बेरोजगारी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भारत किस वर्ग के देशों के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत दोस्तों किस वर्ग के देशों में आता है, ठीक है, आपको बताना है। पहला है निम्न आय, गरीबी, विकसित या फिर कम जनसंख्या। तो आप लोग तो जानते हैं कि भारत दोस्तों किस वर्ग के देशों के अंतर्गत आता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आसान है इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मतलब कि जो भी चीज़ आप लोग को दो एक ठो होमवर्क देंगे, आप लोग मतलब कि बता पाएँ। ठीक है, ये होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मैंने तो कितना होमवर्क दिया, आप लोग गिन के चलिए। एक दिया प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ही दिया, देख लीजिए। आपको क्वेश्चन भी दिया था, तो 1 2 हो गया और इसे लेकर 3 आप लोग को होमवर्क दिया गया। तो होमवर्क की बात करें तो मैंने आपको 3 ही होमवर्क दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, 3 आप लोग आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को विशालता को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण होगा ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भंडारण है मतलब सेवा क्षेत्र के दोस्तों जो अंतर्गत आता है वही होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है, कृषि क्षेत्र जैसे हो गए, और जिसको अगर हम लोग बदल के कुछ बनाएंगे वो होता है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पर बता दूं अच्छे तरीके से, मान लो यहाँ पर कुछ चीज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जैसे कि खेती हो रहा है। ठीक है, और ये द्वितीय क्षेत्र क्या करेगा, जो खेती बना वो ले लेगा। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि बैंक, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, संचार, जैसे कि हम लोग रेडियोज में गाना सुनते हैं या फिर खबरें सुनते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो ही गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन यही है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर बता दूंगी, ये नहीं कि आप लोगों को 4 गो होमवर्क देंगे, ये नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका जो राइट जवाब होगा चक्रीय बेरोजगारी, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को 40 क्वेश्चन बता दिया, और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि इसके बाद आप लोगों का हिंदी मतलब कि किसका सॉल्यूशन सबसे पहले आए। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, हिंदी का पैसे पहले लाऊं या फिर आप लोग का अंग्रेजी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा कि जैसे कि आज हमने क्या देखा, सोशल साइंस देखा ना, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख दूँ। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। तो आज जैसे कि हमने देखा सोशल साइंस ना, तो हमने यहाँ पर
क्या देखा? सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो आज हम लोग क्या देखा? सोशल साइंस देखा। तो इसी प्रकार से आपको अगले वीडियो पे कौन सा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आगे की तैयारी में पूरा कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर वाइज में कराऊंगा, ठीक है? चैप्टर वाइज आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ये आपका एक चीज़ हो गया। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात आप लोगों का जितना भी मॉडल सेट आएगा, ठीक है, मॉडल सेट आएगा, इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया जाएगा, और खुद से मैं बनाऊंगा सेट, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को देंगे। और देखिए टर्म 1 में आप लोगों का ओनली MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको धाकर तैयारी करके जाना है दोस्तों। यहाँ पर अगर फोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ इसको फोड़ देना है, ऐसा नहीं फोड़ना है। क्या करना है? जो भी कॉपी होगा उसमें आपको लिख के एकदम नहीं आना है, बल्कि गोल गोल करके आना है, ठीक है जी? तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है। एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 में होगा। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न तो पता ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।